एलएआरआर के प्रावधान है, उन प्रावधानों को अगर हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यार या सत्ता जमीन अधिग्रहित करके जमीन का मुआवजा देने का काम कर सकती थी, वो सारे प्रोविजन ऐसा एक हद तक हम लोग मान सकते हैं अगर मानना चाहे तो। लेकिन व्यवहार एलएआरआर को छोड़कर एक्विजिशन दूसरे कानून के तहत होते हैं, कंपेयर के तहत दिया जाता है, और एसआईए इन कानूनी प्रोविजन के आधार पर, तो उसका फिर लीगैलिटी क्या होगा, ये मैं उदाहरण में रख रहा हूं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमको अन्य कई सारी परियोजना को लेकर, जैसे हम लोग ने बुलेट ट्रेन के परियोजना में भी देखा, सरकार ढडेले से कह रही कि भाई लीनियर प्रोजेक्ट के लिए चूंकि वो रेलवे एक्ट आ जाता है तो रेलवे एक्ट के तहत ये आई नहीं। तो जब हमको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया और मैंने सवाल पूछा कि भाई अगर जरूरत नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं पब्लिक कंसल्टेशन की, तो उन्होंने कहा कि वो जापान का जो फंडिंग एजेंसी है जिका, इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है, जो सिग्नेटरी है आईएलओ से लेकर तमाम जगह, उनके कारण ही हमको करना पड़ रहा है ये है और ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ सरकार जो है अपने ही कानून को दरकिनार रखते हुए उसको बाय लैंड एक्विजिशन कर रही है। तो इसमें दूसरी बात आ जाती है, एक कानून बनाती है और कानून लागू करने की बात कहती है, उस दरकिनार करती है। इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी तरह से भूमि करना है, जमीन को हथियाना है, और जमीन को हथियाने के जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो सारे हथकंडे। मसलन हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन में लैंड एक्विजिशन ऑफिशियली नहीं, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का प्राइवेट व्यवहार हो रहा है, मतलब बेचने वाला बेच रहा है, खरीद रहा है। तो बुलेट ट्रेन की जो एनएचआरसीएल कंपनी है वो हमारे यहाँ किसानों से आदिवासियों के लिए आ रही है, और प्रशासन जो है वो कमीशन एजेंट की भूमिका में, रिलेटेड शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कमीशन एजेंट की भूमिका में आ जाते हैं, और हमारी साधारण देहाती भाषाओं में दलाली करे। तो ये हम लोग खेल देख रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन कहीं भी सीधी रेखा में सरल तरीके से जमीन हथियाने के बाद वहां के समाज के तबकों पर जो भी अच्छे उसका कहीं भी विचार नहीं किया जा रहा है, और जो भी कानूनी प्रावधान इन्होंने कागज है उन प्रावधानों को कहीं भी लागू नहीं कर रहे। अब ये सारा जो मामला ये कहते हुए बना कि भाई हम एक ह्यूमन फेस लेकर डेवलपमेंट करना चाहते, कंपनसेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ये शब्द उन्होंने कानून बनाने में लगाए। वो शब्द अभी भी, और पुराना वाला कानून में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट हो। मैं बात कहूं 2005-6 के दौर में जब एससीजेड की पॉलिसी 2005 का कानून बना, और उसके बाद मुंबई के पास रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुआ मुकेश अंबानी का, देखा कि उसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 3-4 के प्रोविजंस हम लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को डिले कर पाए, रोक पाए, और चूंकि भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाई तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल कमेटी ने दिया हुआ था वो अप्रूवल रद्द हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया क्योंकि समय नहीं हुआ है तो आपने जमीन अधिग्रहित नहीं कर पाए हैं तो ये प्रोजेक्ट रद्द है। तो वहां पर ऐसे तो पुराने कानून के भी कुछ प्रोविजंस ऐसे थे। उस प्रोविजन में एक ही बात, बड़ी बात थी, ये थी कि भाई सेक्शन 3 के तहत, 3 और 4 के तहत हमको जब नोटिस आ जाता है, मैं किसान को कहने का यह हक था कि भाई मुझे मेरी जमीन नहीं देनी, उसकी वजह कुछ उसका प्रोजेक्ट है ही नहीं। लैंड से ज्यादा वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का सोशल इंपैक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट को लेकर कंसेंट
ग्रामीण इलाके में कितना कंसेंट होना चाहिए, शहरी इलाकों में कितना कंसेंट होना चाहिए, ये सारी बातें तमाम में आ जाती है। तो ये अंतर मैं देख रहा हूँ LARR और के 1894 एक्ट के बीच में। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि कॉलोनियल एक्ट, मूल बात यही है कि जितनी भी सरकारें अब तक की आई है वो यहाँ पर किसानों की जमीन को हथियाने का ही प्रयास करती रही है। 1950-60 इतने हजारों हजारों एकड़ जमीन उन्होंने हत्या ली, बड़े बड़े देश के विकास के नाम पर। आज भी निजी परियोजनाओं के लिए हजारों एकड़ हत्याई जा रही है। लैंड अभी प्राइम बन चुकी है। आने वाले दिनों में कि हजारों हजारों एकड़ के मालिक वाले फार्म कंपनीज आने वाले दिनों में होंगी। लैंड एक्विजिशन और SIA और ये सारे खेल को आप जो कि कृषि कानून है उसके साथ EIA में जितने भी बदलाव लाए गए उसको भी आप कृषि कानून के साथ जोड़कर, और 91 से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ लागू, उसके कॉन्टेक्स्ट में इन सारे बदलाव को देखें तो हमें समझ में आ जाएगा आबादी को उसके प्राकृतिक संसाधन बेदखल करने की कोशिश हो रही है। और ये बेदखल करने के हथकंडे अलग अलग तरीके से उसको कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। और इन सारे खेल में आप कहीं आपसे कहीं पूछा भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो सारा अपने स्तर पर कर लेते हैं और आ जाते हैं, विरोध करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर आप सरकारी काम में अवरोध पैदा को सेक्शन 353 के तहत आप पर कार्रवाई की जाती है। तो मैं अभी पिछले महीने ही 1.5 महीने पहले ही एक केस हमारे सामने आई। हमारे यहाँ पालघर जिले के एक आदिवासी भाई की एक प्रोजेक्ट में लैंड एक्सपांड करते ना, तो उसमें वो जमीन जा रही थी। वो दोनों परिवार जो है वो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, उन्होंने कहा कि भाई हमको हमारी जमीन नहीं देनी। बेचारे अपने जमीन पर खड़ा रहकर जो विरोध कर रहे थे, जमीन उनका पट्टा उनके नाम पर खड़ा रहकर वो बोल रहे कि ये जमीन मुझे नहीं देनी है, ये कहने की वजह से पूरे परिवार को, मियाँ बीवी को और उनके पिताजी को 353 के तहत उठा लिया। ये काम में अवरोध है। अरे हमने कहा भाई NHAI आप एक्सपांड कर रहे हो, लड़ रहे हो, जमीन अभी भी वो किसान के नाम पर है, आदिवासी, और अपने जमीन पर खड़ा रहकर वो कह रहा है कि ये मुझे जमीन नहीं देनी, इतना ही तो वो कह रहा है, तो उसमें कौन सा विरोध हो गया? तो आप क्रिमिनल एक्शन जमीन मालिक पर ले रहे। मतलब मैं इसलिए दे रहा हूं कि किसी भी तरीके से जमीन को हत्याना है, और एक बड़े पैमाने पर जमीन हत्या कर आपको बड़े पूंजीपति देना है। SIA के रिपोर्ट्स आप पढ़िए, एक्सप्रेसवे के संदर्भ में पढ़िए, बुलेट अन्य परियोजना के संदर्भ में पढ़िए। उसमें आप कि उन सारे परियोजना SIA के रिपोर्ट्स में पूरा ये रहता है कि से क्या क्या फायदे होंगे वही गिनाते जाता, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कैसे बनेगा, लेकिन क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो लिखते समय खाली आंकड़े आ जाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी जमीन है, हाँ उनको मुआवजा फिर हम लोग 4 गुना देंगे तो उससे अवसर पैदा हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, मामला खत्म। इसके अलावा और कुछ आती नहीं। अगर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हम लोग को करना है, अगर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हमको करना है, प्रोजेक्ट जितनी जमीन पर है उसके इर्द गिर्द के सारे इलाके का एक होलिस्टिक अप्रोच असेसमेंट करना पड़ेगा। और असेसमेंट करते समय उसके आसपास जितने भी अन्य परियोजना उसका भी उतना ही कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं, इन्होंने कहा कि भाई हाईवे पे कंजेशन होता है इसलिए एक्सप्रेसवे बना रहे, ठीक है। का EIA भी बोलता है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है इसलिए बुलेट ट्रेन लाना है। तो
क्या उसमें कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम हो सकता है कि जबकि गाड़ियां तो ज्यादा बढ़ेंगी, चलेगी, कारें चलेगी, तो उससे कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम हो सकता है। तो दोनों रिपोर्ट में, दोनों परियोजना के रिपोर्ट में जो दोनों परियोजनाएं सिर्फ एक दूसरे से 10 से 15 पैरेलल चलती है, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, ठीक है। उन दोनों परियोजना में बोलते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। अब कैसे कम हो सकता है भाई, एक रेलवे प्रोजेक्ट है, एक रोड प्रोजेक्ट बनने से आज तक कभी कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ है? एसआई के संदर्भ में एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर ही आगे चलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर समाज की जरूरत के लिए कुछ परियोजना हमको बनानी भी पड़ती है, उसमें समाज का हित प्राथमिक होगा, पर्यावरण की रक्षा प्राथमिक। लेकिन यह अप्रोच मुनाफा आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को, कॉर्पोरेट कभी भी मंजूर नहीं हो सकती। इसलिए वो इन बातों को कागज पे खूब लिखते हैं, व्यवहार में ये इसको कभी भी लागू नहीं करते। ये हमारा आज तक का, अभी मैं सिर्फ चर्चा के लिए कुछ मुद्दे यहाँ मैंने छेड़ दिए थे, यहीं पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं शशि जी आपसे क्लियर कर लूं, जहां तक मेरा सोच है कि 5 तरह की कैटेगरी इन्होंने बनाई है। एक पीपीपी के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट, एक एनएचआई के, और ये मिलिट्री और इनके लिए, इस तरह से 5 तरह के प्रोजेक्ट का इन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया। इसलिए शायद ये दूसरे एक्ट में, जैसे एनएचआई का आपने उदाहरण दिया, तो इसलिए उसमें ले रहे हैं ताकि इनको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट वाला वो करना ही नहीं पड़े, क्योंकि उनमें उन प्रोजेक्ट में छूट दे दी। शायद यही बात है। ये एक बात है, और दूसरी भी बात है, आप देखिए स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है, और लैंड एक्विजिशन केंद्र का इसमें आ जाता है संविधान के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हुआ क्या कि पहले अगर केंद्र का बना तो गुजरात सरकार ने अपने तरीके से कानून बना लिया, महाराष्ट्र सरकार ने अपने तरीके से। अब जैसे मैंने राज्यपाल का नोटिफिकेशन का उदाहरण दिया, तो राज्य सरकारों ने भी के हिसाब से इसको बाईपास करने की कोशिश की। उदाहरण के रूप में कहता हूं, शेड्यूल एरिया इलाकों में लैंड एक्विजिशन करने से पहले पेशा कानून के तहत ग्राम परमिशन, कंसेंट लेना अनिवार्य। तो हमने बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस लेकर शेड्यूल एरिया, पालघर के पूरे शेड्यूल एरियाज के गांव में से इन परियोजना के खिलाफ ग्राम सभा के रिजोल्यूशन समझ लिए। तो उस पर महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस सरकार ने क्या किया, राज्यपाल के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाला। और नोटिफिकेशन ये कहा कि ये सारे परियोजनाएं है और लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए शेड्यूल एरिया के पेशा कानून के प्रोविजन नहीं। और ये करने का अधिकार उनको, राज्यपाल को किस ऐसे, तो पेशा कानून में ही शेड्यूल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए अधिकार दिए, पावर्स दिए, कि जिससे वो शेड्यूल एरियाज का संरक्षण कर सके। करने के जो अधिकार राज्यपाल महोदय को दिए गए, उन अधिकारों को उन्होंने अधिकार निकालने के लिए इस्तेमाल कर लिया, प्रोविजंस निकालने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो कहते कि लीगली अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, खाली नोटिफिकेशन के मूल प्रोविजन अपनी जगह पहले आ रहा है 2030, बाद में ये जो ऑर्डिनेंस निकाला इन्होंने और 5 कैटेगरी उन्होंने डिक्लेयर की, वो दूसरी चीज है। और अपने अपनी जगह पर राज्य सरकारों ने लैंड एक्विजिशन को, प्रोसेस को और सरल करने के लिए अपने तरीके से कोशिशें की। एक्सप्रेस वे में नेशनल हाईवे आगे हो जाता है, इसलिए उन्होंने नेशनल हाईवे एक्ट इस्तेमाल किया। एलआर के तहत ये जल्दी नहीं हो सकता था।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप तो इसमें पूरे संघर्ष में लगे हैं, अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा बैठे हैं। मैं एक दूसरा सवाल ये पूछ रहा था कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट का एक्ट 2013 में मनमोहन गवर्नमेंट लाई, उसके अंदर कंसेंट और ये थे सारे प्रोविजन डाले, उसके बाद में बीजेपी की सरकारें हुई तो इन्होंने स्टेट का मुद्दा मान करके ये 5 जो लीनियर प्रोजेक्ट के नाम से समझो या ऐसे करे, तो आप लोग कोर्ट में गए या क्या ऐसा हुआ? इसकी फाइट क्यों नहीं रही कि भाई आप कैसे बिना कंसेंट या बिना सहमति के या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर आप हाईवे बनाओ, कुछ भी बनाओ, लोगों से तो पूछ लो। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट रुके, लेकिन हम ये कि जनता की वजूद हमें हुआ, जो जमीन का मालिक है, इसके बारे में आपकी क्या लड़ाई हुई और क्या कैसे हुआ? सेंटर के गवर्नमेंट को दरकिनार करके बीजेपी की सरकारों ने अपने कानून बना के क्या इसमें चाल चली? इसमें ऐसा हुआ है कि पब्लिक कंसल्टेशन जो है ईआई के तहत, ईआई के संदर्भ में और एसआई के संदर्भ में करना है। ये बात सही है कि एलआरआर के तहत चूंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट आने से पहले सहमति का कोई सवाल ही नहीं आता है। उन्होंने किसी से कोई सहमति, ठीक है, इसलिए मैंने बहुत कैटेगरिकली उदाहरण देके मैंने कहा कि लैंड एक्विजिशन से किए जाते और कंपनसेशन एलआरआर के तहत किए जाते। दूसरे, जो फंडिंग एजेंसीज है इनकी अंतरराष्ट्रीय, जैसे एक्सप्रेसवे के मामले में एडीबी हुई और चिका हुई, जापान इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन एजेंसी जो है, के अंतरराष्ट्रीय जो भी प्रोविजन है, उन्होंने जो सिग्नेटरीज है, उसके कारण यहाँ पर एसआई और ईआई किया गया और ईआई एसआई कर की पब्लिक हियरिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, उन्होंने पब्लिक कंसल्टेशन का फार्स किया। बुलेट ट्रेन के मामले में 2 बार पब्लिक कंसल्टेशन किया। पहले पब्लिक कंसल्टेशन लिया, ईआई रिपोर्ट कहाँ है, तो उन्होंने 4 पन्ने का हमको जिस दे दिया। तो मैंने कहा यार 4 पन्ने के जिस से चर्चा हो नहीं सकती, तो आप ये चर्चा बंद करो, पहले ईआई का हमको दे दो। पूरा दिन हम लोग में लेकर बैठना पड़ा और हमने कहा कि जब तक वो नहीं आता तब तक पब्लिक कंसल्टेशन आगे नहीं जा सकती। कलेक्टर को मानना पड़ा कि नहीं भाई नहीं हो सकता है, हम लोग 1 महीने बाद करेंगे, तब तक आपको पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा। 1 महीने बाद दूसरी पब्लिक कंसल्टेशन की जाती है, 1 महीने में कभी भी वो आता नहीं सामने। और जब 1 महीने बाद पब्लिक कंसल्टेशन ली गई, कहा गया कि 8 दिन में आपको पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा, ये जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते। फिर हमने लगाया, हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर कलेक्टर को रद्द स्थगित करनी पड़ी कि वाइंड अप कर लिया और कहा कि भाई अगली बार हम करेंगे। और हम लोग घर में लौटने के बाद भीतर भीतर जीका के वेबसाइट पर और बुलेटिन के वेबसाइट पर, एनएचआरसीएल के वेबसाइट पर ऐसा रिपोर्ट आ जाता है और उसमें पब्लिक कंसल्टेशन कैसे किया गया, ये 2 मीटिंग। तो कहीं भी एक बात समझिए कि आपको जब पब्लिक वेबसाइट पर कंसल्टेशन किया हुआ फोटो दिखाई देता है, तो मान के चलिए कि वो फर्जी होगा। तो ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस है और हमने वो बात भी कही कि ये साला क्रिमिनल ऑफेंस आप 420 करो, आपको तो हम लोग को मुकदमा दायर करने चाहिए, हालांकि वो करते नहीं, वाली बात है। ठीक है, अब आपने कहा कि कोर्ट के मामले में, कोर्ट की इस मामले में भूमिका सरकार के साथ है। कहीं भी वो पक्ष को नकार नहीं रही। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर जितने भी चैलेंज इन सारे प्रोजेक्ट को लेकर, उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एसईजेड के समय में हमने देखा कि एसईजेड की कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करनी, पार्लियामेंट ने पास किया तो हो गया। यहां भी सारी परियोजनाओं को लेकर हम भाई आप जमीन अधिग्रहण एलआरआर के तहत क्यों नहीं करते, तो उनका लीनियर प्रोजेक्ट है, हम लोग हाईवे अथॉरिटी के हिसाब से कर सकते हैं, तो लीगली वो दे आर करेक्ट। ऑर्डिनेंस आपने निकाला, आपके पास ग्रुप मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी के तहत आप ये कर सकते हो। इसमें
पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है ना, कांग्रेस बीजेपी वाला, पहले वाला जरा नरम था, ये इस डिबेट में जाने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है। आपकी जमीन लेंगे या डंडा दिखा के जमीन लेंगे, इतना ही उसमें फर्क है। अल्टीमेटली जमीन आपकी उठा के लेके जमीन से आपको खदेड़ देना ही है। तो तरीके में, बोलने के तरीके है ना, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन के मामले अब तक की इस तमाम सरकारों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं आया है। आया है, अंतर आया है तो वो तौर तरीके में अंतर आया है। और अभी के इसमें हम लोग बदला हुआ है और संख्यात्मक अंतर भी बदला हुआ है कि आउटराइट पीपीपी प्रोजेक्ट्स को हम लोग जमीन और कहीं भी किसी भी तरह की सुनवाई हम लोग देख नहीं पा रहे। इज अ फास्ट। ठीक है शशि, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। आपके संघर्ष को सलाम, हम आपके साथ हैं, दिल से, मन से, तन से, धन से, और संघर्ष करते रहे। हरलाल जी अब ये EIA के मेंबर रहे हैं सरकार की ओर से, अब रिटायर हो गए हैं, तो इनके एक्सपीरियंस को हम सुनेंगे। हरलाल जी, आप अपनी बात को 10-12 मिनट में हमें बताइए कि आपने एनवायरमेंट असेसमेंट के, आप DFO हैं और एनवायरमेंट के परोदा हैं, और आपने काम किया है इसमें, तो आपने क्या काम किया, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट के पार्ट रहे हैं, तो आप भी बताइए इसमें क्या चला है। हरलाल जी। सबको प्रणाम करता हूं। सर, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में बात करूंगा। और ये जो जुड़ाव वाली बात है, वो बात भी इसमें जुड़ी हुई है, क्यों आपस में ये कहीं अकेले नहीं चल सकते। जनता से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की खबर लेनी पड़ती है, उनको जोड़ना पड़ता है। नहीं जोड़ा तो कोई गड़बड़ है। जैसा अभी बता रहे थे अपने शशि की, ये बेईमानी कर जाते हैं, झूठा ही अपलोड कर देते हैं। झूठा अपलोड कर हैं, झूठा अपलोड न करके ऐसी मीटिंग आयोजित कर देते हैं जिसमें भीड़ भाड़ दिखाई, पता नहीं लगता कि हमें क्यों इकट्ठा किया गया है। उनको उन कानूनों के बारे में जानकर बैठे होते हैं, दिखाई देते हैं। परस्पर 3 तरह के लोग होते हैं। कोई कोई तो होता है उसका प्रोजेक्ट बनाने को स्वीकृत करा के अपना निकलवा के ले जाना चाहता है। कुछ होते हैं मैं सरकार के आदमी, जैसे मजिस्ट्रेट, या कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट्स जुडिशियरी के, जो उसमें कहीं न कहीं रखते हैं, कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब मिला जाते हैं कैसे न कैसे, क्यों भी काम करती है एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के मामलों में। खासतौर से मैं जुड़ा रहा हूँ एनवायरमेंट के लिए में, इम्पैक्ट अथॉरिटी बनी हुई होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो छोटे काम, पहले तो ये इनकी बदलते रहते हैं कैटेगरीज। तो पहले जो तब ये वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे क्लियरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कह कि पहले तो उसको स्क्रूटनी करके इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को भेजेगी, जिसमें 4 कलेक्टर होता है, माइनिंग का न होके फॉरेस्ट का सबसे एक एक्सपर्ट मेंबर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, मैं वो था। और एक मेंबर सेक्रेटरी जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर का SDM होता है, सब डिविजनल। तो उसमें एक सिस्टम, एक क्वेश्चनर सा बना होता है, उसमें से किस चीज की पालना हो गई, उसमें जो एनवायरमेंट के जितने भी घटक होते हैं उन सब की लोगों से करवा लेते हैं। ये जंगल वालों को तो कोई आपत्ति नहीं है क्या, ये धुआं फैलाने आती नहीं है क्या, ये कोई गरीबी जो लोग मजदूरी काम करते हैं उनको बेचारों को तो नहीं पैदा हो जाएगा, उसकी पालना हो रही है क्या, हरियाली वगैरह ठीक से बढ़ाई जा रही है कि नहीं बढ़ाई जा, कोई सड़क वालों को तो कोई आपत्ति नहीं हुई है कि जो चीफ CMHO वहां पर जो ऐसी कोई गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं जिससे आमजन बीमार शिमार हो जाए या बीमारी जो है बढ़ जाए, लोग वहां काम करें तो मर जाएं, या जो निरोगी आदमी है वो काम, ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हो रही हैं। इस तरह से चीजों का एक बड़ा लंबा चौड़ा सा डिस्कशन होता है। और वो उसमें
बना दिए गए हैं तो उनकी पालना कर देने पर वो हो ही जाता है, लेकिन आमतौर पे उनकी पालना नहीं होते। एक जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में से उसको बनाया तो जाता है, मौका भी होता है, तारीखें दी जाती हैं और जनता इकट्ठी करी जाती है रादर, और फोटो वोटो खींचे जाते हैं और वो उसमें लग जाते हैं, इस तरह की सी बात है। तो ये होता है। मैं छोटा सा इसको थोड़ा सा तो असल में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यूएनओ का है, वो ये है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को इस तरह से डिफाइन: एन एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज व्यू टू ensuring environmentally sound डेवलपमेंट। मतलब इस तरह की बात है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो का परीक्षण, उसका विश्लेषण, उसका असेसमेंट इस तरह से कि एनवायरमेंटली साउंड हो, ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल हो। मतलब नहीं कि अपना काम बन गया और चाहे पीछे छोड़े कुछ ना छोड़े, खराबा करके छोड़ दें, ऐसा नहीं। ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाए और उसका एक्टिविटीज उसकी, तब तक वहां जो पीछे जो कुछ छोड़े वो भी इतना नहीं कि जितना अपने जहां से शुरू, तो कम से कम रहे, या थोड़ा सा इंप्रूव करके छोड़े, ये प्लान रहता है। ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इंटरनेशनल समझौतों के तहत भी अपने, लोकल तो बात है ही है, बहुत सारे ऐसे एजेंसी, फंडिंग एजेंसी जो बड़े प्रोजेक्ट, उसमें बाहर की फंडिंग एजेंसी होती हैं, जैसे अभी बात कर रहे डीबी और ये अपने जीका, जायका और ये वर्ल्ड बैंक। तो ये सब ये इसका EIA कंप्लायंस तभी वो अपना फंडिंग कर पाते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना उसकी, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और एक और प्रोजेक्ट की, कि उनके EIA करना, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी जो उनको फंड करती हैं, फंडिंग करती हैं, वो कहती हैं भैया ये इम्पैक्ट असेसमेंट कंप्लायंस लाओ। आपको साथ ध्यान होगा पिछले दिनों वो अमरावती नाम की कोई राजधानी बनने का एक प्रोजेक्ट बना था, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, जो वर्ल्ड बैंक था उसने $300 मिलियन का लोन देना गई थी, लेकिन वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की अपने नहीं कर पाया, तो वर्ल्ड बैंक ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं देंगे आपको, तो ये हम नहीं देंगे। इस तरह की बात भी होती है। दूसरा सब इसमें एक्चुअली ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट के जो नोटिफिकेशंस हुए थे, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद में सिस्टमेटिक रूप से और उसमें ये एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये एनवायरमेंट क्लियरेंस होने के लिए भी 3 तरह के स्टेज बनाए थे। पहले तो अपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जारी हो जाती थी, कुछ स्टेट लेवल पे थी और कुछ नेशनल लेवल पे थी। तो की एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्लियरेंस EEC एक्ट होती थी एक्चुअली, क्लियरेंस कमिटी, EC एनवायरमेंट क्लियर, तो उसमें 11 मेंबर होते थे और बड़े बड़े एक्सपर्ट होते थे। एनवायरमेंट का, पॉल्यूशन बोर्ड का एक्सपर्ट, फॉरेस्ट्री का बड़ा एक्सपर्ट, रिटायर्ड ऐसे लोग जो लेवल का उनका स्टैंडर्ड है, अपने साइंटिस्ट जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है, साइंटिस्ट ABCD, ऐसे साइंटिस्ट F, वो वैरायटी ये थे। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते थे। यूं करके 11 लोगों का एक होता था, तो वो उसकी सबसे बड़े प्रोजेक्ट होते थे। और
ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मूल उद्देश्य तो यही रहा कि अपन एक बैलेंस बना सकें एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बारे में। एनवायरमेंट भी अपना सुरक्षित एक्टिविटीज भी रुक नहीं, बाधित ना हो, इस तरह का रहा। अभी कुछ कल होती है, एग्जैक्टली तो गड़बड़ झाला तो नहीं है पूरा ही, लेकिन चूंकि जिसको प्रोजेक्ट बनाता है उसकी इच्छा होती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा तो एनवायरमेंट क्लियरेंस होना ही चाहिए। बेईमानियां तो करता है, जैसे ये फोटो लगा देना झूठे एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, जन सभाएं करवाना उनकी तो है बड़ है। और उनकी लॉबी इतनी जबरदस्त होती है कि जो 11 आदमी बैठते हैं उनको वो इतना रखते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा प्रभावित तो करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने 2020 को एक ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जारी किया था, और उसमें ये कहा था कि अगस्त तक जो है जनता इसमें अपनी आपत्तियां दे, हम ये इसमें परिवर्तन करने परिवर्तन करने की नौबत इसलिए आ गई कि 2006 में जो ये जो बने उसमें 55 बार तो अमेंडमेंट हो गए, और 230 के आस रेंडम जोड़ दिए गए। तो उन सबको कंसोलिडेट करना, ये जो है जावड़ेकर जी जो ये कंसोलिडेट करने के लिए ये जो है करना चाहते हैं, ताकि जो है एक पास नोटिफिकेशन रहे और उसके हिसाब से हम जो है विकास की गतिविधियां करें, और विकास जो है वो वर्तमान सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत पावरफुल लोगों की, और वो इस तरह से कुछ करते रहते हैं कि ये एनवायरमेंट क्लियरेंस जैसे तैसे भी हो, कंजर्वेशन एक्ट भी आगे नहीं आए और दूसरे एक्ट जो भी हैं वो भी आगे नहीं आए। इसके लिए वो जो अब इन्होंने क्या 12 मार्च को तो ये लाए उसको एनवायरमेंट नोटिफिकेशन का, और 11 अगस्त तक उन्होंने जनता से आपस तो उसको पढ़ लिया लोगों ने। ये जागरूकता का करीब 17 लाख आपत्तियां आ गई। तो जब उसको जो उसको छड़ाई करने लगे ना, उसका क्या कहते हैं लगे, तो सब चक्कर में पड़ गए। वो तो एक हंगामा हो गया, मतलब जावड़ेकर जी संकट खड़ा हो गया, और उनको एक बार तो इसको बंद ही कर देना पड़ गया कि भाई पार नहीं पड़ेगी, ये तो गड़बड़ है। तो इतना जागरूक है जनता भी और कंसर्न लोग भी जो इसको अपने, वो भी सरकारें भी उसमें हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स भी हैं। जब ये कह रहे थे शशि जी की दलाल जो है, दलालों को बहुत बड़ी और एक्टिविस्ट हैं आप। ठीक है अरलाल जी फिर मैं आपको वापस लेंगे, टाइम हो रहा है। और आप 2 मिनट में मैं अब हाँ 2 मिनट में कंप्लीट करें तो जागरूकता बहुत ज्यादा है, यही कहना चाह रहा था इसमें। अभी ये नए वाले जो ड्राफ्ट उसमें जो है नोटिस देते थे ना, जो जन सुनवाई का देना जरूरी था, 20 दिन किया था, यानी जल्दी जल्दी करने के लिए, कहीं कहीं मन में ये हो। और छोटी सी बात इसमें एक ये थी कि एक वो जो आप कैटेगरी की अपन 3 कैटेगरी बनाई थी, जिसमें 2 तो मैंडेटरी है एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, एक बिना किया जा सके। चौथा एक छोटा मोटा वो आता है जिसने कोई यूं ही शुरू कर दिया और बना डाला प्रोजेक्ट काम एनवायरमेंट क्लियरेंस की, तो उसका क्या करेंगे? तो उसमें एनजीटी ने बड़े बड़े फाइन कर दिए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उसमें अभी कुछ चल रहा है। ये इतना ही कहना चाह रहा था सर। थैंक यू, नमस्कार।
ठीक है, थैंक यू सर। अब सेकंड पैनल हमारा ये रहेगा कि लाल सिंह जी को हम चाहेंगे कि 3-3 मिनट में या 3 और 5 मिनट के अंदर अपनी बात को पूरी रखें। तो अब लाल सिंह जी, ओवर टू लाल सिंह। और सेकंड नंबर सुखदेव जी, आप तैयार रहेंगे? इनके बाद में 3 मिनट बाद में और कर दूंगा, फिर चलका जी आप करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट पैनल जो है 3-3 का और रहेगा। लाल सिंह जी, ओवर। बिस्मिल्लाह। राम राम साहब, अभी शशि जी ने जो काफी गहरे मुद्दे हैं, उनका कहना है कि कहे कि मेरी जमीन नहीं ली जाए, किसान मालिक है, और फिर क्यों ले लिया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट अगर नेगेटिव रिपोर्ट भी आ जाए तो क्यों वो प्रोजेक्ट खा। बड़े गहरे गहरे सवाल हैं दोनों। तो मैं ये कहता हूं कि हम लोग सभी किसान हैं, अभी जमाबंदी की नकल में आपकी जमाबंदी ना, आप काश्तकार खातेदार हैं, मालिक वहां राज्य सरकार है। आप अपनी रिकॉर्ड को देखो, वहां मालिक जो वर्ड है, जो मालिक कह रहे हैं आप, सरकार है, सोवरेन कंट्री मालिक है, न कि आप। तो इसलिए वो हार जाते हो आप कोर्ट में। का जवाब ये था मेरा, ये जवाब तो क्लियर हो गया। दूसरा जवाब ये था कि कोई प्रोजेक्ट आता नहीं करते अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसमें मेरा ये निवेदन है, उनके आए, जब गवर्नमेंट विकास का काम अपनी जनता के लिए करती है, तो उसमें अगर आप देखेंगे 1 से लेके 1000 होती हैं, उसमें एक हिंड्रेंस ये भी है कि हम जमीन नहीं देंगे। तो अगर इस तरह से चलना है तो अगले 1000 साल तक वहीं रहेंगे जहां आज हमें। इसलिए थोड़े से उनको रिलैक्स करने के लिए, जल्दी से स्पीडी काम हो सके। कोई भी प्रोजेक्ट जो है, कोई एक के या 2 लोगों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वो फेवर में हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये किया हुआ है। अब मैं ईआईए पे आता हूँ। ये दो ईआईए के बारे में सुन लीजिए कि ईआईए में ही है एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट होता है, इकोनॉमिकली एंड बायोफिजिकली जो इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं लोगों पर, उस ईआईए रिपोर्ट में होता है। ईआईए रिपोर्ट एक टेक्निकल रिपोर्ट है जो ये देती है कि इस तरह से डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है कि करें। उसमें जो अगर कहीं हमारे एनवायरमेंट और हमारे लोगों के खिलाफ में उसको उनको डैमेज कर रहा है वो प्रोजेक्ट, तो उसमें मिटिगेशन प्लान आते हैं। तो कैसे मिटिगेट किया जाएगा, वो ईआईए रिपोर्ट बनाने वाला ही मिटिगेट प्लान बनाएगा। प्लान है वो, उसको आप रिस्किप कर गए हो शशि जी। मिटिगेट प्लान में ये चीज आएगी जो आप आंदोलन करते हो। जब आप मिटिगेट प्लान के समय पर वहां जाओ और उसे डलवाओ, तो ये मेरा इन टोटलिटी देखना चाहिए। ये खाली ऐसे कि इकट्ठे हो गए थे साहब, हमसे पूछा नहीं, हम वहां खड़े थे। वे ये है कि जब वहां ये हो रहा है तो वहां मिटिगेट प्लान बनाए जाते हैं। यहाँ पे आने से इस आदमी का 2 बीघे जमीन चली जाएगी तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा। मिटिगेट प्लान ये होना चाहिए कि इस आदमी को नौकरी मिले, या इस आदमी को जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसे के बराबर का उसको पार्टिसिपेशन मिले, उसको एक शेयर होल्डर प्लान है। अब आप खाली मोटे दिमाग से हल्ला मचा के काम नहीं हो सकता। साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर मेरी 5 बीघे जमीन जाती है, उस जमीन की वजह से मैं लैंडलेस हो, के लिए एक तो नौकरी चाहिए, एक उसमें स्टेक होल्डर चाहिए। और ये पीपी जो है हमारा आरआर पॉलिसी में ये क्लियर है। आरआर पॉलिसी में एक उसको मिटिगेट करोगे आप, जो भी वहां से डिस्प्ले, इन सब चीजों को रियली अच्छी तरह से पढ़ के टेक्निकली काम करना चाहिए। ठीक है लाल सिंह जी, आपकी बात आ गई। अब सुखदेव जी आप अपनी बात को रखें। लाल सिंह जी माइक ओवर करें आप।
चलो सुखदेव जी अपनी बात को रखें। हाँ सब, तो मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। तो जो शशि जी ने कहा रियल में होता तो वो वैसे ही है। उसको टेक्निकल बनाने के लिए लाल सिंह जी ने थोड़ा इंटरवेंशन की है, करनी भी चाहिए। इनकी सरकार है यार, अगर लाल सिंह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लाल सिंह जी, मैं आपकी एक नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, शायद आप उस पे कि जे राजस्थान में जब आप जमाबंदी देखते हो ना, तो का खाना और मालकी के खाना वो अलग अलग हैं। लेकिन मैं आपको हमारी मेरी जमाबंदी दिखाता हूं। मैं इंडिया में 5 स्टेट ऐसी हैं, नहीं आप सिरमारे से थोड़ी काम चले। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ स्टडी तो कर सकते हो कि नहीं करनी। बोल दिया यार आरएसएस वाला काम मत चलाओ कि जो हमने कह दिया वो कह दिया। मतलब ये है कि अगर आप देखो हमारी स्टेट में काश्तकारी के खाना और मालकी का खाना अलग है। काश्तकारी में भी मेरा नाम है और माल में भी मेरा नाम है। ये पंजाब में है, ये सर सीतू राम ने किया था शायद में, और ये हरियाणा में भी है और पंजाब में और जम्मू कश्मीर में भी है। ये मतलब प्रावधान गवर्नमेंट ही मालिक है, आप क्या लिख लो। नहीं बात आपने जो टेक्निकल लाल 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 सिंह जी बेस में मत उनको, ये सही कह रहे हैं। ये टेक्निकल बात की थी मैं, वो टेक्निकल बात मेरे पे कैसे लागू होती है वो ऐसे। ये ठीक है बात, हनुमान जी को भी शायद इस बात का पता होगा कि वहां अगर आप बंदी देखोगे तो वो सरकार मालकी के खाने में है। हाँ, लेकिन पंजाब में कहीं भी जमाबंदी तो सरकार मालकी के खाने में नहीं है। काश्तकार उसकी मालकी के खाने में कोई भी है, सुखदेव है, वो लाल सिंह है, कोई और है, जो तीसरा तीसरा ऐसे है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वायरमेंट मतलब असेसमेंट होती है वो उसको इसलिए जैसे उन्होंने कहा कोई भी आदमी गड़ा के खड़ सकता है यार, फिर वो तो प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा। लेकिन होती किसी के डंगे डाने की बात नहीं होती। बात ये है कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट का उस एरिया में लगना वहां के एनवायरनमेंट में कैसा रहेगा। ये यूनियन कार्बाइड का जे भोपाल में कांड हुआ, पहले वहां के कुछ लोगों ने कह दिया था कि ये सारी टेक्नोलॉजी पुरानी कभी भी विस्फोट कर सकती है, इसलिए इसको यहां से हटाया जाना चाहिए। तो मतलब अमेरिका की थी और उसका कोई एनवायरनमेंट असेसमेंट से कोई लेना, और वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो मतलब गैस लीक हो गई होने से देखो कितने लोगों का नुकसान हुआ। क्या ये इसको कल्याणकारी कहेंगे? अभी अभी में हुआ उसमें जो गैस लीक हुई, उनके पास एनवायरनमेंट असेसमेंट उस फैक्ट्री के पास। मतलब ये जो ऐसे जो बातें हो रही है ना कल्याणकारी के नाम पे, ये सारी की सारी एंटी एनवायरनमेंट और एंटी है। और हमें इसको ये कहना चाहिए, ये करना चाहिए कि यार जो और उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर जैसे मतलब अभी को देता हूं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जो मतलब सरकार वो लेकिन आप अब कर मतलब मोदी सरकार उसको अब और डेवलप कर रही है। गोरखपुर गांव है जहां ये लग रहा है परमाणु प्लांट, वो हमारे बिल्कुल ही ठीक है यार, वो ऐसे एरिया में लग और वहां अगर लीकेज हो जाती है, हमने उसका विरोध, आपको तो लगेगा कि आपका काम तो विरोध करनी है, हमने उस समय भी विरोध किया और अब भी हम इसका कि अगर बाई दी वे
वहां लीकेज हो जाती है जहां पानी, ये आमतौर से समुद्र के कंढे इसलिए बनाए जाते हैं कि वहां पानी की कोई कमी नहीं होती और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। वहां तो यार कोई पानी ही नहीं, और अगर वो मतलब वहां तो मतलब जो 2 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के और 2 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के तो पूरी तरह, इसको सिर्फ कल्याणकारी के नाम पे कह देना यार, ये मतलब ये लोगों के साथ। ठीक ठीक है इसलिए मैं, सुखदेव जी, आप एक मिनट में हाँ, कोई मैं बात हो तो इसीलिए मैं रखें। यही कहना चाहता हूँ, मतलब ये इतना नहीं है, जो सोशली इम्पैक्ट पड़ता है वो ख्याल करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको खत्म करता हूँ। हमारे पंजाब में आई और उससे पूरे का पूरा हमारा कॉटन बेल्ट पंजाब की तबाह होगी, बर्बाद होगी सरकार। तो हमारी यूनियनों ने एक काम किया कि आप तो पर एकड़ हमें 8,000 रुपये का मामला मिला, किसको, जिसके नाम जमीन थी, लेकिन उसकी जो मतलब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बनी वो ये है, जो मतलब लेबर ने वो उसको चुगना था, कलेक्ट करना था कॉटन को, में चगाई बोलते हैं, जो ऐसे वो मतलब तोड़ते हैं कॉटन को, मतलब मुआवजा दिया गया और हमारी यूनियन ने जलाया। पहली बार हुआ जी पंजाब में, कल्चर लेबर है, इसका जो नुकसान हुआ है कॉटन से चलो मालिक को तो पैसे मिल गए, लेकिन उनको भी मिलने चाहिए। इसलिए ये और सोशल असेसमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पे जो अब तो 1 मिनट में हनुमान जी ये कहना चाहता हूं कि अब जो ये में जो अमेंडमेंट ये है कि अगर यार वो प्रोजेक्ट वाले कहेंगे कि ये एनवायरमेंट पे नेगेटिव असर डाल, हम कहेंगे हमारी तो किसी ने सुननी नहीं, जो उसमें प्रावधान डाल दिया। इसलिए ओवरऑल नेचर है और एंटी पीपल है, इस पे हमें मतलब सोचना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। चलो ठीक है, अब इस पैनल के लास्ट, हाँ बंद करिए। इस पैनल के लास्ट जो है वो चलका जी हैं, और नेक्स्ट पैनल में घोषित कर रहा हूं कि रूपचंद जी बखनोत्रा और डॉक्टर अनिल, और एक और है अनिल दत्त जी। ये 3 है जो अपनी बात को 3-3 मिनट में अपने रखेंगे। तो चलो संचल का एक मिनट, लाल सिंह जी प्लीज, आप ऐसे बीच में मतलब नहीं, आप अरे रह गई तो आपकी बात में सुनेंगे, ऐसे आप पैनल को बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। नहीं, आप अपना नोट कर लो, कोई पॉइंट है तो भी हमारे बीच में है, ये होगा तो 10 मिनट शशि के लेंगे हम। और हाँ चलो चलका जी लीजिए। चल का राम राम साहब, सबको नमस्कार साहब। मैं इस मामले में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे को जो 2 या 3 चीज़ें मैं इस मामले में कहना चाहूँगा। पहली बात तो इसमें शशि साहब ने 1894 का जो एक्ट है उसके बारे में बात करी। अभी इसमें एक जो मूल जो वर्तमान में जो हाईवेज निकल रहे हैं, यहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण हो रहा है, दोनों चीज़ों को हमको एक साथ देखने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत ये है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और उन लोगों ने जब 1802 से लेके 1870 के बीच में 3 जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने था, उसमें उनका लैंड रेवेन्यू का सर्वे था और एक उन्होंने डिस्टेंस मेजरमेंट किया था। वो सर्वे होने के बाद में उनके पास पूरे अक्रॉस द इंडिया की जो जितनी जियोग्राफी है उसका डेटा था। उस डेटा को यूज करके उन्होंने सबसे पहले रेलवे लाइन से अक्रॉस द इंडिया उन्होंने ले करना शुरू किया था 1853 में, और उसके बाद में 1894 में वो उस डेटा के बेस के ऊपर उन्होंने ये एक्ट बनाया था 1894 में। क्यों? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर होने के बाद में उनको यही थी कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और उसको जब तक हम सेंट्रल नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे इसके जो संसाधन है उनका दोहन नहीं कर सकते। सो 1894 उसके आधार पर बना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की तारीख में हमारे जितने जो हाईवेज अब
हैं, यदि आप उन हाईवेज का अलाइनमेंट देखेंगे और वो जो जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट है दोनों साइड में रख के और जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब हर आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि ये रास्ते से निकल रहे हैं जिस अलाइनमेंट है उनका, वो जहां जहां खनिज पदार्थ हैं और उनका दोहन किया जा सकता है उसके पेरीफेरी से ये सारे जो हाईवेज हैं वो निकल रहे हैं। एक एंगल और है जो स्ट्रेटेजिक एंगल ये बोलते हैं डिफेंस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अलग मसला है, लेकिन क्या वो अलाइनमेंट का, वो संसाधनों का दोहन करने का है। यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, किसी की वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत कंसिस्टेंट रही 150 साल से, और वही पॉलिसीज हैं वो उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें ये चीज मैटर है। दूसरा, अब इसका जो सोशल इम्पैक्ट या हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, कहना चाहूंगा पहली बात, मान साहब ने यूनियन कार्बाइड का एक उदाहरण दिया, मैं आपको उसका बैकग्राउंड, जब यूएस में एनवायरमेंटल लॉज जब स्ट्रिक्ट बने, वहां पे जब गया, वहां पे जनता जागरूक होने लग गई, विरोध उठने लग गया, तब उस समय पे यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था, उनको वहां के एनवायरमेंटल जो लॉ थे उसको के लिए जो प्रोविजंस थे उनके लिए उनका जो प्लांट था वो फाइनेंशियली अनवायबल। तो उस वक्त यूनियन कार्बाइड ने ग्लोबल एक स्टडी करवाई थी कि कौन कौन से हम लोग अपने प्लांट को ले जा सकते हैं और जहां पे हमको एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, और उसमें जो कंसल्टेंसी जो कंपनी थी उन्होंने इंडिया का उनको एक एग्जाम, एनवायरमेंटल कानून है वो नहीं है, या जो हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हैं, और केवल आधार के ऊपर उन्होंने यूनियन कार्बाइड ने अपना प्लांट यहाँ पे सबमिट प्लांट एस्टेब्लिश किया, लोग सब जानते हैं। अब आते हैं वर्तमान EIA और SIA की जब हम बात करते हैं, जो कानून है, यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं। एक है जो इंटरनेट, जैसे शशि साहब ने भी बोला, माल सिंह साहब ने भी बोला कि जो जीका है या ADB है या जो भी जो वर्ल्ड बॉडीज हैं उनके अपने हैं, और वो उन पैरामीटर्स को वो लोग डाइल्यूट नहीं करते हैं, वो उनको कंप्लाई करना ही ग्लोबल रेपुटेशन का मसला होता है। लेकिन हमारी जो यहाँ की लोकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत फ्लूइड है, और उस फ्लूइडिटी के पीछे जो कारण है वो हमारे जो कानून जो लचीलापन है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो जिनको हम कानून बनाने के लिए भेजते हैं वो बहुत कमजोर रोल है। वो मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो भूतकाल की अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है उसका वो नहीं है, और भविष्य में उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में उनका कोई विजन नहीं है। होता है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉल्टी हो जाता है, और फॉल्टी, मैं खुद जहां पे जो मैंने देखा है या स्टडी किया है वहां देखा है कि जब जन सुनवाई होती है या सोशल इम्पैक्ट की जब बात होती है, तो वहां पे लोकल जो जनप्रतिनिधि वो वहां मौजूद होते हैं और वो अपने फेवर में रिपोर्ट प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें हर जगह पे कहीं कहीं पे हम रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम कोर्ट को ब्लेम कर देते हैं, हम सरकार को ब्लेम कर देते हैं। कोर्ट है वो सरकार की लाइन को ही पकड़ेगा, वो कभी भी, क्योंकि कोर्ट है वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, जनता, हम कहने के लिए कह सकते हैं कि वो हमारी बात सुनता है, लेकिन वो 10% सुनता है, 90% जो है वो प्री डिफाइंड है, उसी लाइन पे वो चलता है। ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो आती है वो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो रोल है, उनको हमने कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया है। स्थानीय स्तर के ऊपर अपने जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे तब तक ये जो पालना है, लचीलापन है, वो वैसा ही रहेगा। क्योंकि जो रूल बनाए हुए हैं, जो मेरे जो स्टडी है उसके जितने लिटिगेशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोकल कोर्ट हो, उसमें 57% वो सरकार का एक डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में लिटिगेशन करके खड़ा हुआ है। क्यों? नियम है, वो नियम सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े नियम बने हुए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और इसलिए एग्जीक्यूटिव ने जो काम करना होता है वो लेजिस्लेटिव के पास चला जाता है, और फिर वो एक लूप में जाने के बाद
आउटकम आता नहीं है और जो जनता है वो भी थक जाती है। तो हमारा जो वर्तमान का जो सिस्टम वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो जनता को थकाना चाहता है कि जनता है वो खड़ी नहीं। ये मेरा एक इसमें असेसमेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा नागपुर मेट्रो का जब अलाइनमेंट हो रहा था तो उस मेट्रो का अलाइनमेंट 3 बार चेंज किया गया था। अधिकारियों ने पहला जो अलाइनमेंट किया था वो सही किया था। सेकंड अलाइनमेंट के अंदर पॉलिटिकल इंटरव्यू तो अलाइनमेंट चेंज किया गया, फाइनेंशियल कॉस्ट उसकी बढ़ी। तीसरा अलाइनमेंट हुआ जिसमें जो मंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अलाइनमेंट का डिसीजन करने वाले हम हैं या आप लोग हो, है वो वहीं पे खत्म हो गया और अलाइनमेंट वहां हुआ जहां पे उसका कॉस्ट एस्केलेशन हो गया और उस वायबिलिटी है वो डाइल्यूट हो गई। तो इसमें ये जो मिला जुला जो खेल है वो है, और जब तक उनके गिरेबान तक आम जनता के हाथ नहीं पहुंचेंगे तब तक ये खेल जारी रहेगा। बात खत्म करता हूं सर। धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी बातें कह दी। अब आपके सामने मैं ले आऊं रूपचंद जी, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद में अनिल पंगल और फिर अनिल दत्त राठी, ये 3 आदमियों का पैनल है। फिर हम बीच में कोई और बात होगी तो आपको अपनी बात को समअप करना ताकि हम और भी ले सकें। काफी लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, जल्दी कर दो। सब साथियों को नमस्कार। साल पहले बात की है, ये बहुत ही अच्छी है। जहाँ पर ये है कि लोगों के प्रतिनिधियों को और जहाँ की पॉलिसी बनाने वालों को और पॉलिसी लगी को यही बात है मेन। उससे पहले मैं कि एक नई डिमांड करना पड़ेगी, नई मांग करना पड़ेगी पब्लिकली पहले जनता में, वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो भी काम करे अगर लोग करा जाए तो लोगों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गलत निकलता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर लागू होगी? उसके लिए मैं आपके सामने कि जब सरकार ने अभी 202 EIA में ये दे दिया कि हर कंपनी अपना सेल्फ सर्टिफिकेट देगी, इसका बाद पोल्यूशन क्रिएटर जो है पोल्यूशन नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी कोई नहीं है, एक बात। और फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया, क्या लगा ली है उसके बाद भी हम अप्रूवल दे देंगे। इसका मतलब इन्वायरमेंट को सरकार ने नए ड्राफ्ट में सबको डाइल्यूट कर दिया अपने कि कारपोरेट जो चाहे सो करे। 2 एग्जाम्पल और, 4 धाम प्रोजेक्ट और 4 धाम प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट की जगह उसको कैंसिल कर दिया और उसके चेयरमैन थे रवि चोपड़ा। जो इन्होंने क्या किया कि एक नई क्लास ऐड कर दी कि जहां भी 50 किलोमीटर बनता है वो उसके लिए EIA की जरूरत नहीं है। और ये 4 धाम जो है जो 50-50 का ठेका दे करके बनवा रहे हैं पूरा सारा जो ये जो अपना उत्तराखंड के पहाड़ को हिला दिया। जो है वो टोटल अनवायबल डिक्लेयर हुए हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और कई लोग कहा था ये स्क्रैप करो, मगर एक एक करके सरकार ने सब लागू किए हैं। उन्होंने क्या हुआ और बात क्या हुआ, पब्लिक मनी कैसे वेस्ट कर रही है जो पॉलिसी और कोई अकाउंटेबिलिटी। इसलिए मैं रूपचंद जी आपका नेट चला गया। एक्ट ब्लैक लॉ है, आपका नेट गड़बड़ हो गया था। हाँ, वाइंड अप कर वो तो होता ही है, फिर गांव में होता ही है। अच्छा, ऑफिस सीक्रेट एक्ट जो है ये ब्लैक लॉ है, ओथ ऑफ सीक्रेसी ब्लैक लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ब्लैक लॉ है। ये दूसरा जो है ये जो स्पेशल पावर जिनको कंपनियों को है इनका जो प्रोमोटर शेयर वाला और क्लास है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये पब्लिकली एक जनमत बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटिंग।
उसके बगैर तो ना आपके ये कंपनी काबू आएंगी, उसके बगैर ना ही ये आपके एग्जीक्यूटिव काबू आएंगे, ना ही आपके राजनेता काबू आएंगे। धन्यवाद। चलो नेक्स्ट हमारे हैं अनिल पलगल और फिर अनिल दत्त राठी हैं। अनिल पलगल, आप बताइए कि आपकी जमीन तो बिल्कुल जो है वो फर्टाइल जमीन है, और इसके ऊपर विकास कैसे होगा, किस तरीके से होगा? बैरन लैंड भी नहीं है, और इस तरह का सोलर का लगे या कैसे भी लगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हुए हमें आप बताएंगे, हरियाणा के हिसाब से आप जो है बताइए पनगल सर। और जब जो भी जितने भी जो यहाँ पर लोग थे, बहुत बढ़िया, सभी ने अपना अपना फील्ड दिया। तो इसमें जो सुखदेव जी ने कहा, हमने जो मुआवजा मिला अकाली दल की सरकार में, बादल की सरकार में, है सोशल इम्पैक्ट स्टडीज की वजह से, एसआई की वजह से मजदूरों को भी मिला। सेम टाइम अगर हम देखें तो जब मान लीजिए कोई जमीन है किसी की, कोई और जोतता है, और उस जोतने की वजह से, और वो जो मालिक है वो शहर जैसे हैं, कोई बाहर जाके अपना बसे हुए हैं, कोई इधर उधर गए हुए हैं, और इनके ऊपर 2 या 4 फैमिली अपना अच्छे से गुजर बसर कर रही हैं, उनका एक आज यापन हो रहा है। उसकी इसमें सोशल इम्पैक्ट स्टडीज में जो है आती, ये मैंने बहुत ही व्यापक तौर पर देखा है। और बता रहा हूँ कि जिसकी भी जमीन अधिग्रहित हुई, और उसके जो है लोगों को जो वहाँ वो अपना उनकी जमीन उनकी छिन गई, और बस एक जो वो फाइनेंशियल गेन सिर्फ जो मालिक थे उनको हुआ। दूसरी चीज जो आपने, एक और चीज है जी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में। एनवायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसको ये लेते ही नहीं है। ये तो इंसान को वहाँ की कैसे क्या इंसान है, बाकी पक्षी जो है, वहाँ के माइक्रोब्स हैं, वहाँ है, वहाँ की घास है, वहाँ का कुछ, और फ्लोरा एंड फोना, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में तो छोड़ ही दीजिए। तो उसके अलावा क्या है कि जो सोलर है, पंजाब में और हरियाणा में बड़े बड़े जो खेत हैं, लोग लगा लिए फर्टाइल लैंड के ऊपर। अगर आप लुधियाना से हिसार की तरफ या हिसार से लुधियाना की तरफ जाएंगे, लगते लगते बहुत लंबी जमीन, शायद 200-300 एकड़ जमीन है वो, और उसके ऊपर सोलर के पावर प्लांट, वो जो फर्टाइल लैंड थी उसके ऊपर सरकार ने शायद सब्सिडी भी दे दी होगी, प्रोजेक्ट भी, चलो किसी का प्राइवेट हो सकता है, किसी का सोलर प्लांट लगा दिया, बट इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो नहीं चाहिए। इसके अलावा जो हमारे देसवाल साहब बहुत बार बताते हैं, सुरेश देसवाल जी, यहाँ फर्टाइल लैंड है, खेती वाली जमीन है, वहाँ हर रोज 153 एकड़ की, हर रोज का डाटा, ये 153 एकड़ के ऊपर छत बन जाती है। अगर आप हुड्डा को दे देंगे, किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी को दे देंगे, डीएलएफ को दे देंगे कि आप अपना यहाँ एक कॉलोनीज काट दीजिए और प्लॉट बेचिए, उसके बाद वहाँ बनाइए, रादर देन दैट हम कर सकते ना कि भाई आपने फ्लैट सिस्टम बनाया, एक के ऊपर एक बसाया और वर्टिकल बसाना, हॉरिजॉन्टल। अब साइंटिस्ट बात करते हैं कि जी वर्टिकल खेती की जरूरत आ गई है, वर्टिकल खेती होगी है, लैंड बिल्डिंग्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा अभी भी, रादर देन हॉरिजॉन्टल खेती लोग बात करते हैं कि वो। तो ये जो सभी आज तक प्रवक्ता ने बोला है कि आज तक जो भी बने हैं लॉज, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को और उन लोगों को ध्यान में, किसानों को, और किसानों के लिए तो हमेशा से ही ये सुसाइडल एक्ट्स रहते हैं, चाहे वो 150 साल पहले बन रहे थे या चाहे वो 1894 में बने थे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अनिल राठी जी थोड़ा परिचय भी दे दें, काफी लोग जानते नहीं। नेक्स्ट पैनल हमारा एमपी से रामायण जी है और यूपी से वीरेश सरार जी हैं, वो तैयार रहेंगे। तो सर राठी सर, आप ओवर टू राठी।
आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। चलो तब तक लाल सिंह जी आप अपनी क्या बात कह रहे थे, शशि जी भी सुन रहे हैं, आप अपनी 1 मिनट में बात करें, बीच में आपका जवाब बाद में आ जाएगा। आप क्या बात कहना चाह रहे थे? लाल सिंह जी। चलो लाल सिंह जी भी कहीं आउट हो गए। वीरेश जी तरार, और उसके बाद में रामनारायण जी मध्य प्रदेश। यूपी और मध्य प्रदेश के थोड़े एक्सपीरियंस भी शेयर करिए और इन बातों को भी लाइए। बड़े बड़े ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, शशि से हम बाद में लास्ट में कुछ लेंगे, इनका एक्सपीरियंस है, हम इनके साथ बहुत घूमे आंदोलन के साथ में, हमें भी 4-5 दिन का मौका दिया, इन्होंने जीवन समर्पित किए। और इधर ये रामनारायण जी चौधरी, दोनों सेकंड रामनारायण जी रहेंगे। हम बोलिए विदेश जी। जब हम गणेश जी को तो उस समय कोई विरोध नहीं करता है, जो इतना धर्म भीरू देश है। या जैसे प्रोजेक्ट कोई सरकार लेके आ जाती है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। फैक्ट कोई इम्पैक्ट जिसका खराब हो, सबसे खराब वो इंडिया में वायबल है उसी का कोई आवाज नहीं उठती। और सबसे सुखद बात यह है कि आज जी आपके सुखदेव जी हैं और अभी हमारे जो एक प्लेटफार्म की है जो प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है, तो ये प्लेटफार्म जो है ये आगे हमारे पास एक विरोध करने वाला मंच भी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का विरोध सकते हैं, बजाय ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संगठन का जो विरोध होता है को लगना है जिससे सीट का है, अगर वो विरोध करेगा गांव तरीके से वहां हमें जाना भी चाहिए। यानी इस हमें जो हमारा ये संगठन है इसको सीधा सुखदेव जी से मैं थोड़ा सा इस पे चाहूंगा कि बाद में कभी भी वो इस पे अपना दोनों चीजों को जोड़ के तो वो विरोध शायद ज्यादा कारगर होगा। थैंक यू। ऑफ हो गया पता नहीं। भाई लाल सिंह जी आपको बुलाया था, आप लेफ्ट कर गए, अब आप ऐसे सुखदेव हाँ जी नहीं से यहाँ बात पे करनी थी। हाँ ये आपने ये कहा किसान है वहां सर के कुछ अंदर इस तरह की व्यवस्था है, तमिलनाडु पंजाब राम जी जवाब पूरा होने दो, वो बताएं तो सही कि मालिक है तो मैं आगे बढ़ूं। ये फोन पे कर लेंगे अपना, ये फोन पे दूसरा करने की होगा बात है। ये ये व्यक्ति से व्यक्ति बात, टॉपिक अभी ईआई है और इस पे चल रहा है, जमीन पे नहीं चल रहा है। इस बात पे आप करिए, इसको बेस में मत
और इन तीनों के अंदर भाई आप अपना हिसाब से करो, तो भाई मैं उसको म्यूट कर दूंगा, ऐसे नहीं करना। आप इसके अंदर मत आइए। हाँ, ब्राह्मणान जी बोलिए। एंड आपके पास में बहुत सारे आपके निकलने वाले हैं, आपकी कितनी अवेयरनेस है, क्या चल रहा है। और आप ये शशि वगैरह, ये महाराष्ट्र और गुजरात का एक है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आप वहां क्या सोचते हैं इस मामले में? बेस बीच में ऐसी हो जाती है। हैं? वो जस्ट अभी थे, अब निकल गए। चलो, अब मैं सबको बाई वन जो मेरे पैनल में है उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ। अनिल जी राठी उठा नहीं पाए। अब मेरे पास में जो है, नीचे से मैं पैनल शुरू कर देता हूँ। विदेश जी आगे, एक सुशीला लाल सिंह जी, आपका जवाब मैं दूंगा इस बात पे। आप अपना ये तो मान लिया मैं ये जवाब। तो दूसरा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मिटिगेशन प्लान। हाँ, तो आपने कहा कि मेरी जमीन एक्वायर हो रही है, मिटिगेशन प्लान पे कोई बोल नहीं रहा। बोल देंगे, शशि जी को ले लेंगे। आप इस बात को कह दिया आपने, बात खत्म करो। हर वक्त हर बात नहीं बोली जाती। आप इस बात को यूं आने दो। एक व्यक्ति का मंच तो है भाई, एक व्यक्ति का ये मंच नहीं है। आप अपने हिसाब से बंद करिए। हाँ, चलो, मैं अब नीचे से सुशीला बागड़ी, आप अपनी बात को रखो। मैं 1 बाई 1 2 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सुशीला बागड़ी, अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी कोई बात हो आपके वहाँ। हाँ, बोलिए। क्यों, मैं कई लोगों को नहीं जानता हूँ, इसलिए उस हिसाब से ही अपना थोड़ा परिचय भी देते हुए दे दें, ताकि हमें सुनने में भी आनंद आए। बोलिए सर। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। एंड विद नेचर से मुझे जुड़ का लोकेश और संजय भाई ने दिया है, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब एनवायरनमेंट के उसमें स्टैंड विद नेचर के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, और आशा करती हूँ आप मिलकर मुझे काम करने का भी, आपके अनुभव के साथ काम करने का मौका। चलो, धन्यवाद। ये संजय कुंभार, ये आप भी अपना परिचय भी देते रहें और बात भी रखें। संजय, अपना माइक अनम्यूट करें। दुरान है, पूजा दुरान। माइक और वीडियो दोनों भी ऑन कर रहा हूँ। आप सब सिलके सबको सुन के खुशी हुई। मैं संजय कुंभार, युवा भारत टीम से हूँ, मुंबई से। और आप में से कोई साथी से काफी दिनों से जुड़ा। मुझे खाली एक बात रखनी थी, एक बोलना था कि ये जो एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट का जो भी असेसमेंट अभी तक किया गया है, और उसका जो भी रिपोर्ट सबमिट किया, कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट कि ये रिपोर्ट रखा है तो ये इम्प्लीमेंट करना ही है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है। तो फिर इसका के ये जो आंदोलन इतना बड़ा जो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर लोगों के जो भी आ रहे हैं, या हम लोग को जो भी परिवर्तन करना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग क्या होगा आगे चल के। तो गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी है, गवर्नमेंट तो ऐसे ही उड़ा देगी, जो करना है वो कर रही है अभी। तो खाली अगर कोई बात आगे चल के इसके ऊपर थोड़ा सा रखे तो। चलो, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग नहीं है, तो शशि भाई अपना जवाब वैसे आ चुका है पहले कि ये सरकारें जो हैं उधर ज्यादा है और हमारी तरफ कद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं। तो अब बोलिए पूजा दुरान, आप अपना बात रखिए। पूजा, म्यूट कर ले प्लीज। क्या चलो, नेक्स्ट है राम प्रसाद मुंडेल, उसके बाद में मनदीप निर्मल अपनी बात को रखेंगे। राम प्रसाद जी, अपना माइक अनम्यूट करिए। सब विद्वान साथियों को राम राम। और मेरे सर इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, मुझे बहुत अच्छा लगा विद्वान साथियों की चर्चा सुन के, और इससे मुझे ज्ञान में वृद्धि हुई है, और मैं भविष्य में आपके साथ रहने का पूरा प्रयास कर। धन्यवाद। हाँ, मनदीप भाई, फिर लोकेश जी, आप बड़े सक्रिय रहते हैं, तो
आप उसके बाद में मनदीप निर्मल आप बात रखिए अपनी, कि जैसा बात आई थी अभी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है और हम पौधे लगा रहे हैं और पूरी टीम लोकेश की इनकी लगा रही है, ये बड़ा चल रहा है। तो मनदीप निर्मल आप बात रखिए अपनी। साथियों, झुंझुनू राजस्थान से मैं भी स्टैंड विद नेचर का ही हिस्सा हूँ, तो मैं भी लोकेश भाई के साथ सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अब लोकेश भाई आप बताइए, आप पूरे संघर्षरत है, आपकी सैकड़ों की टीम जो है पौधे लगा रही है एनवायरमेंट के लिए। इधर ये एनवायरमेंट में जैसे आपको चलका जी ने बताया कि भाई कहीं नहीं फैक्ट्री लगे तो चले जाओ, भारत का जो कानून है बड़ा इजी कानून है, वहां जाके लगा दो ताकि ये लोग मरे जिए, वो आगे की बात है। तो हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं इसमें सरकारें सीरियस नहीं है। तो लोकेश भवानी अपनी बात को रखिए। जिंदाबाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद का, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का कि हमारे जो ये सारे लोग हैं स्टैंड हैं, वो लगातार आप लोगों की जो ये कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें, और आप सब बड़ों से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये जो कानूनी रूप से जो हम नहीं जानते वो आपके सेमिनार होते हैं, उनमें आने के बाद पता चलता है कि ये भी एक बात है, ये भी एक बात है। नहीं तो स्टैंड विद नेचर का जो मेन है वो तो प्लांटेशन अभी चल ही रहा है। इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटीज है, हमने भिवानी में भी एक पार्क डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ग्रीन बेल्ट है उस पर काम कर रहे हैं, आरटीआई के थ्रू काम कर रहे हैं। अभी मैं दो तीन चीजें ये पूछना चाह रहा था जी आप राजस्थान के साथियों से। अगले महीने में मैं जैसलमेर के किसी गांव में जाऊंगा जो बिल्कुल बॉर्डर से लगते हुए 3-4 गांव हैं। वहाँ पर वहाँ के जो स्कूल हैं, लोगों से बातचीत हुई है, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज ऐसा क्या किया जाए, प्लांटेशन वहाँ पर करें तो कौन से पौधे लगाएं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी जानकारी टीम के किसी साथी को नहीं है। हरियाणा से हम लोग 4-5 लोग जाएंगे, कौन से पौधे लगाएं, वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से कौन सा वो क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। पानी को लेकर भी हम वहाँ पे कुछ करने का प्लान कर रहे हैं कि इकट्ठा करने का गांव में एक बीच में बनाया जाए, बारिश का पानी इकट्ठा हो, बारिश किस तरीके से होती है। इन सारी चीजों पर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें गाइड करें कि जैसलमेर की तरफ राजस्थान में क्या किया जा सकता है। एक चीज जी ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बीकानेर से इस तरफ कोई बिजली की तार ली जा रही है, उनके जो खेत आ रहे हैं हमारे सीकर में चूरू में हमारे साथ चराना जी, उनको नोटिस आया, उन्होंने उसका विरोध किया। मेरे खेत में 10 पेड़ खड़े हैं, यहाँ उन्होंने उस अकाउंट में भेज दिया, उसके में बाकी अकाउंट नंबर नहीं थे उनके, नहीं भेजा उन्होंने, मतलब मुआवजा नहीं चाहिए था, हम पेड़ नहीं कटने देना चाह रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारे जो साथी हैं उनको नोटिस भेजा हुआ है। उससे हम कैसे क्या उस पर कर सकते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी तो स्टैंड विद नेचर को थोड़ा इस बारे में आप लोग गाइड करें, मैं ये चाहता हूँ। हाँ लोकेश भाई, एक ही तो मैं सलाह दे दूं आपको कि जोधपुर में आफरी के नाम से एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कम पानी से जो पौधे लगने वाले हैं उनकी नर्सरी भी है, उनसे आप उनका वेबसाइट भी है, मैंने इससे भी बात की थी, तो आप उसमें कर सकते हैं क्योंकि आपका महीना 1.5 महीने का बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो हम आपको ये करेंगे। आफरी और काजरी 2 सेंटर हैं जोधपुर में जो इन्हीं बात के लिए खोले गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, तो उसको आप देख सकते हो। राष्ट्र वाली बिजली वाला मामला है तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ जाला है, न तो इनका प्रोजेक्ट है, न कुछ ऐसा है, न इनका कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां जाए डंडा गाड़ दिया, वही धरती का सेंटर हो जाता है इनका, और ये कर देते हैं। अब इस लड़ाई को कोई शामिल होकर के और करेंगे, शशि जैसे क्रांतिकारी आदमियों को इनको कहेंगे कि भाई इस मुद्दे को आप ये जो ले रहे हो तो इसको भी आप जो है इसमें शामिल रखो, ये बात हम करेंगे कि जो भी साथी हमारे जो आगे लीड करने वाले लोग हैं उनके अंदर। तो अब मेरे पास में 3-4 वक्ता और बचते हैं। अरविंद बिरजानिया, बाबा आबिद के नाम से मेरे पास में आईडी है, और एक जसाराम जी हैं,
तो बोलिए अरविंद जी, आप अपनी बात को रखिए। ये बिजली वाली लड़ाई तो आप अच्छी खासी लड़ सकते हो, तो इसके लिए भी अपना कुछ देना, फिर शशि से और हेल्प लेते रहेंगे। और बाकी वो जो लैंड एक्विजिशन और ये है, इस पे अपनी बात को रखो, 2-3 मिनट में अपनी बात रखो। बात यह है कि ये जो भूमि अधिग्रहण वाला जो है उसमें वो डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठे करने पड़ेंगे, और ये जो किसान आंदोलन इसमें डालना पड़ेगा हमारे को। ये गांव-गांव ये हनुमान जी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ, तो ये जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला है, इसको किसान आंदोलन के साथ में जोड़ना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि ये बड़ा फर्जी मामला। इनका जो हमारे राज कर रहे हैं, इन लोगों की शुरू से पॉलिसी रही है विस्थापन करने की। तो लोग हैं उनको विस्थापन करने के लिए विकास के नाम पे, अब ये किसका विकास कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं, ये चीज कि ये विकास किसका करना चाह रहे हैं, उजाड़ने के बाद में करें आपको पैसे दे देंगे। और हम ये यहाँ जो बीकानेर से जो वो उसका नाम वहां पर बैठे हैं, उनको एक जांटी का जो खेजड़ी है उसको 15 रुपए दे रहे हैं। अब साहब ये 15 में एक आदमी की पूरी उम्र निकल जाती है और उसके 15 रुपए दे रहे हैं, तो 15 रुपए में कितना क्या। फिर दूसरा जो सोशल इम्पैक्ट वाली चीज है थोड़ी सी, उसको भी डॉक्यूमेंटेड करो, और गांव घूमना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सोशल मीडिया भी लगे हुए हैं। और तीसरी जो लास्ट चीज है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे क्या आती है, ये मैं आपको बताऊं कि जो 150 साल के लगभग इन्होंने ये चीजें बढ़ा दी थी कि हर गांव में 2 या 3 या 1 नियुक्त कर दिया था। आज भी ये लोग उन्हीं आदमियों को मैनेज करते हैं, उनके ही काम होते हैं। एफआईआर दर्ज होती है, उनके फोन से ही कोई साहब हॉस्पिटल में बेड मिलता है, तो इन लोगों को ये लोग बात नहीं मारते हैं। ये जब तक हम इनको चौधरियों को और पटेलों को नहीं मारेंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं पूछेंगे ये चीजें कि आप जब थे हमने आपको वहां कानून, हमने आपको हमारे लिए कानून बनाने के लिए भेजा था और आपने वहां जाकर बना दिया। आपने हमारा जीवन सुखमय कैसे हो उसके लिए भेजा था, तो आपने तो हमारे लिए ये पंगा खड़ा कर दिया कि आप लोग भाई 2 पीढ़ी यहां रह लिए, उसके बाद में बोरिया बस्ती समेटो और आप और कहीं चले जाओ। तो हमारे को इन चौधरियों को भी तो नकेल कसनी पड़ेगी। बाकी जनप्रतिनिधि है इनका तो सब बिल्कुल करना पड़ेगा, इनका गला पकड़ना पड़ेगा, जगह जगह प्रश्न करना पड़ेगा, इनका पोस्ट कार्ड अभियान चलाना पड़ेगा, मास लेवल पे हमारे को जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मार पड़ेगी। और ये जितनी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने दिशा दी। बाबा आबिद के नाम से आईडी है, तो आप कौन है परिचय देते हुए अपनी बात को रखें। फिर बाद में मैं लेऊंगा जस्साराम जी को, जो हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, तो उनसे भी कुछ बात रखेंगे जो बात उभर के आई है। फिर शशि से क्लोजिंग लेते हुए और जयदयाल। हाँ बोलिए आबिद साहब जी। बाबा आबिद, मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। टीच फॉर इंडिया में काम करता था, वो भारत के साथ थोड़ा सा मेरा कनेक्शन बना। अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर आता है। तो हमारा ये डिपार्टमेंट, ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है उसका इंचार्ज हूँ। तो ये बड़ा और जब हम कहते हैं मतलब बाबा ये आप फिर 5 मिनट लो और आप इसमें हमने जो शंकाएं की उसको कहो, फिर शशि और को फाइनल करते हुए करेंगे। आप बताइए 5 मिनट में अपनी बात रखो। जी धन्यवाद। तो कहने की बात ये, जैसे मैंने बोला, ये काफी एक इलॉबरेट टॉपिक है। और रही बात गवर्नमेंट के इसका ओवरऑल टॉपिक जो सोशल इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का है, अगर हम यूएनईपी में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, EIA एक्चुअली उसकी डेफिनेशन इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। कुछ ये देखें कि अलग अलग अध्यक्ष ने नए आए लॉज में अमेंडमेंट की गई
पहले तो कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट होता था, ये पहले ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए थी। और पिछले साल हमारे जावेदकर जी ने दिया कि अब पोस्ट फैक्टो हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आ गया जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों ने कहीं पे प्रोजेक्ट लगा दिया और उसके बाद उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आ रही है। सारी चीजें हम कहते हैं कि काफी डीप एम्बेडेड है। जैसे अरविंद जी भी कह कहीं ना कहीं जो हमारे ब्लू आइड लोग हैं, जो हमारे टॉप टायर पे हैं, जो बस उन्हीं के साथ मतलब जो भी लॉ बनता है उन्हीं के फेवर में लगता है। और एनवायरमेंट की अगर हम देखें, इंडिया की अगर जो यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने कुछ कदम उठाए थे, जो गोल्स बनाए थे, उन गोल्स पे हम लोग पिछले कुछ और बहुत ही पीछे जा रहे हैं। और अगर आप ऑन ग्राउंड, मैं एक एग्जांपल, मैंने जब मेरी मास्टर चल रही थी तो मैंने डल लेक बहुत ही मशहूर है और कश्मीर का ये आता है तो जिक्र आता है तो उसमें डल लेक की बात आती है। अगर हम डल लेक की बात करें तो मैंने उस पर बहुत काम किया था, इसी रिलेटेड टॉपिक के इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स ऑफ डल लेक ऑन द वाटर क्वालिटी, ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ इट, हमने उसमें देखे। और अकॉर्डिंग टू नेशनल लेक्स कंजर्वेशन प्रोग्राम एनएलसीपी डल लेक को अभी तक 1000 करोड़ मिला है। और अगर आप फिर देखें, और जो अथॉरिटीज है जो उसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, एटीट्यूड आया है क्योंकि मैंने ऑन ग्राउंड काम किया, लोगों के साथ काम किया, उनका पर्सपेक्टिव समझ, तो कहीं ना कहीं ये उजागर हुआ कि पहले पहले क्या हुआ करता था कि ये जो लेक में, डल लेक ऐसा लेक है जिसके अंदर लोग रहते हैं, वहां पे खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी एज इन जो सर में कहीं पे भी पाते हैं, मतलब श्रीनगर, मेजर श्रीनगर में वो डल लेक से ही आती है। यहाँ पे बहुत मतलब सदियों से उनका ये चला आ रहा है। तो अब उनको क्या है, जो आ गया, अगर किसी को कहीं पे बाथरूम बनाना है तो उसको इतनी सारी क्लियरेंसेस है, इतनी सारी, बेचारा कभी बना नहीं पाएगा। मतलब किसी का बच्चा बड़ा हुआ, अब उसकी शादी करनी, उसका कमरा नहीं है, वो कुछ बना लेता। बट और लॉस है उन लोगों के लिए, पॉइंट, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इट, उन लोगों के लिए इतने सारे लॉज है कि वो कभी करने भी नहीं पाते। वो जो अथॉरिटी है, लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज लावडा, जो स्पेसिफिक इसी के लिए अथॉरिटी बनाई सेंटर से, एनएलसीपी के अंडर जो भी पैसा आया वही यूटिलाइज भी करते हैं। उसके अराउंड में मतलब 500 मीटर की दूरी पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू रूल्स। व्हेन इट कम्स टू जो ब्लू आइड पीपल है, वो अपनी कोठियां भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। और जो लोग रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, जो फिशरमैन तबके के हैं, वो लोग बेचारे दे कांट इवन बाथरूम, लाइक उनको रिपेयर करना है वो नहीं कर सकते। और फिर जो ये अथॉरिटीज उन्होंने रखी है, उन्होंने कल रिपोर्ट्स, मुझे पता नहीं है कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें, उनके मुताबिक उन्होंने 50,000 का कट रखा है। भाई साहब, अगर आपको कुछ बनाना है 50,000 अपने को दे दो, बनाओ। एंड मेरे पास लाइक, मैं यूज करता हूं, मैंने 2011 की हर कोई वहां पे कौन सा घर बना था, मतलब जो उसका की मैपिंग कर रखी है। और अभी जो रिसेंटली हमने इस साल उसकी मैपिंग की, तो न्यू कंस्ट्रक्शंस हमने उधर के देखी। फिर हम ऑन ग्राउंड गए, और जो वहां पे जो बड़े होटल ओनर्स है, वो कंस्ट्रक्शन होटल ओनर्स की है। गरीब लोग हैं वो, मतलब उनका ऐसा एटीट्यूड था, वो इनका घर था, हर कोई अपने घर को संभालता है, तो ये लेक एटीट्यूड, क्योंकि अब उनको इतना तंग किया गया, वहां से रिप्लेस किया गया, मतलब दूसरी जगह उनको, अकॉर्डिंग टू द जो कंजर्वेशन प्रोसेस है इसका। बट वो साल 1980 स्टार्ट हुआ है, 84 से अभी तक दूसरी जनरेशन, मतलब जो उस वक्त पैदा, अभी बेचारे पिट रहे हैं। अगर वो बड़े हो गए, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि नो कंस्ट्रक्शन भी, मतलब एक ईंट भी कहीं नहीं लगा सकते। तो उनका एटीट्यूड भी ऐसा हो गया है कि यार तो क्या हो रहा है, मतलब अदरवाइज उनका कैसा था, वो निकलते होते तो उनकी छोटी छोटी नौकाएं हुआ करती थी, उनकी
मतलब सफाई करते थे, टूरिस्ट्स के साथ उनको मतलब वो जो कहते हैं उनको मोटिवेट करते थे कि सुथरा रखें, और अपनी तरफ से भी कोशिश करते थे जो उधर वीड्स आती है और ये मतलब इनवेजिव स्पीशी एक नई आई है तो को भी वो पनपने नहीं देते थे, क्योंकि उनको अपने जो ट्रेडिशनल तरीके थे पता है कि पानी कैसा, जो लेक बॉडी है वो कैसे साफ रहेगी अपना, तो उनका जो एटीट्यूड है वो इतना, मतलब अगर उनका मन कर रहा है तो वो पूरे इधर उधर की वो कचरा डाल के उसमें वो बोल रहे हैं कि हम पे थी, अब गवर्नमेंट आई, उसने हजारों करोड़ के बिल्स निकाल, मतलब इस पे फंडिंग आ रही है, क्या हो रहा है, तो वी कांट से दैट। एंड इसी के साथ साथ मैंने ये भी बोला कि अभी मैं एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री MOEF के अंडर जो स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर एनवायरमेंटल एक्रीडेशन काउंसिल जो है, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। तो अभी जो यूनिट्स है या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स है उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस हम देते हैं। अब बीइंग द पार्ट ऑफ मशीनरी, मतलब ये मेरा वर्ड थोड़ा बहुत भारी हो जाएगा, बट एनी रिजर्वेशन इन सेइंग दिस वर्ड कि बाबू लोगों का बहुत कुछ क्लियरेंस के लिए अगर 4 चीजें 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसमें से मुझे 4 डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत ही जरूरी है कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर मैंने क्वेरी उठा दी तो मतलब जो टॉप लेवल से, मिनिस्ट्री लेवल से फोन आते हैं, मतलब मेरे डायरेक्टर को आ गया, होता है भाई तू बंद चुप करना, अपनी जुबान बंद कर, तेरे को साइन करना है तो साइन कर, खत्म बात। और मुझे भी अपना काम चलाना है, मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ से दिखाया ये सब, मुझे पता है 2 दिन में मेरा पत्ता कट, और सबसे बेईमान मतलब मेरे इस पे भी ठप्पा ने ये चोरी करी थी, ये चोरी करी थी, फिर कहाँ से हाउ डज ऑल दैट वर्क कम फ्रॉम, उन सबको की जरूरत नहीं है। तो जब तक ना वो पॉलिसी लेवल चेंजेस आए और उसके लिए आप लोग हम लोग सब मिलके आवाज उठाएं, जब ये डिवाइडेड वॉइस है तो फिर में बैठे लोग हैं वो बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देती, तो जब ये एक साथ आवाज बढ़ेगी तो किसान भाइयों ने ये एग्जाम्पल सेट करके रख दी कि चाहे गवर्नमेंट फिर जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने हर तरफ से उन पे जो भी हथकंडा था वो किया, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी कुछ, कभी और इवन एंटी नेशनल, पता ही नहीं क्या क्या वो भी, बट उन्होंने जो आवाज एकदम से साथ में, तो फिर चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आबिद, आपने बड़ा एक रियल पिक्चर हमारे सामने पेश किया, बहुत ही धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वैसे मैं जानना चाहूंगा आपको लिंक कहाँ से, किन के मार्फत मिला था हमारे इस मीटिंग का? संजय, एक्चुअली जो युवा भारत का ग्रुप है, शशि जी ने उसी पे ये अपडेट किया था। हाँ चलो, तो फिर आप उसी लिंक के हिसाब से हमारे से जुड़ते रहिए, एनवायरनमेंट के साथ में हमारा बड़ा लगाव है, और आप आते रहिए और अपनी जो भी लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट नौकरी की उसके हिसाब से हमें कुछ ज्ञान दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए जसाराम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकेश का जो है क्वेश्चन वो आया था कि बिजली के खंभे, आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे, बिजली के खंभे आप कहाँ गाड़ देते हैं, उसका कोई रीजन कारण हो आपके पास में, या मुआवजा है या क्या है, खंभे गाड़ देते हो या कुछ भी नहीं है, आड़े कटी चलना हो तो ठीक है। फिर मैं लेऊंगा शशि सोनेवाल को समअप करने के लिए, धन्यवाद के लिए हमारे जो हैं जयदयाल सिंह जी मान करेंगे। जसाराम जी अपनी बात को रखें। ये भूमि अधिग्रहण का मामला है, जनरली सरकार या कॉरपोरेट के जगत के इसके लिए सारे रूल्स है वो खुद के फेवर में बनाए जाते हैं। और जहां तक बिजली की लाइन वगैरह, पहले एक वक्ता योजना के नाम से सब जायज है, कोई भी ऐसी लाइन और कल्याणकारी योजना नाम से सब ये निकाल देते हैं। अब इसमें अगर सिस्टम है, कोई अगर पेड़ कटे तो पर पेड़ की कीमत है देते नहीं, इसमें जगह पे निकलती है लाइन। अब जैसे भूमि अधिग्रहण जैसे रिको, अब कोडियों के जैसे भाव जमीन लेती किसानों को, उसके बाद बहुत के दामों में बेच करके रिको खुद इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी हजारों करोड़ में क्या फायदा
तो सारे भूमि अधिग्रहण नियम सरकार ही करती है, गवर्नमेंट जगह देती है, पहले ही ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो किसानों को फायदा होता ही नहीं है। चलो धन्यवाद। अब मैं लास्ट में कोई विशेष सवाल किसी का रहा हो तो शशि को समअप के लिए 5-7 मिनट में जो हमने बहस की इसका किस दिशा में गए हम और हमें क्या करना है आगे, कौन सी गाइडलाइन है, और जैसा बात यहाँ भी आई कि आप किसानों के बीच में इसको लाओ तो आप सेकंड जो आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए आपका सेकंड फेज जो था आंदोलन का, हम यहाँ तक तो आए थे, तो उसके लिए साझा का कोई बात हो तो उसको भी हमें इंगित कराएं। तो कोई विशेष बात हो किसी की तो 1 मिनट के लिए आप कोई अपना माइक खोल लें, पूछ लें, फिर शशि सोनेवन को मैं कहता हूँ। कोई है किसी का कोई सवाल बचता हो कि नहीं सब इनको मुझे पूछना है, ऐसा किसी का नहीं तो शुरू करिए। चलो शशि जी आप अपना करिए क्लोजअप बात। चर्चा हुई, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। बड़ी बात तो यही है कि जो प्रकृति मानव हितैषी जन अभियान की तरफ से बात आती रहती है कि भाई जो भी हमारी अवधारणा है उसका हमको दोबारा इंट्रोस्पेक्शन कर है ना, जिसे हम विकास कर रहे हैं वो वाकई में प्रकृति और मानव के हित में विकास हो। इस सवाल को तो हमको एड्रेस करना पड़ेगा एक व्यापक स्तर पर, एक बड़ी बात की। और हकीकत के स्तर पर अभी जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पृथ्वी का जो तापमान, इस कॉन्टेक्स्ट में अभी जितने भी परियोजनाएं आ रही है उनका आने के जितने भी प्लानिंग बन रही है उनका विश्लेषण हो, क्योंकि एक बात जो लाल सिंह जी ने कही उससे मैं सहमत हूं कि अल्टीमेटली एक व्यापक समाज हित की बात होती है। योजना आती है तो एक व्यापक समाज हित के लिए आती है। अगर ये बात है तो वाकई में वो है कि नहीं है, और व्यापक समाज हित किसे कहेंगे कि व्यापक समाज तमाम तबकों को न्याय देती है या नहीं देती है, वहां के वो सुरक्षित करती है, सुरक्षित रखने की गारंटी देती है कि नहीं देती है, तो भी हमको महत्व देना ही पड़ेगा। इससे नीचे हम लोग उतर नहीं सकते। अब 200 साल पहले, 150 साल पहले शायद ये सारी चीजें चल जाती थी, चल गई। जब हम लोग सृष्टि के अस्तित्व को लेकर ही चिंतित है, ऐसे दौर में परियोजना को लेकर व्यापक समाज हित की जब हम बात करेंगे तो हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसको हम लोग उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। तो ये बेसलाइन की तरह हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। दूसरी जो बात है पूरी तरह से विकास के खिलाफ में है कि विकास किसी भी तरह का नहीं। दरअसल मैं ये मानता हूं कि हम लोग विकास के पक्ष में, हम लोग विकासवाद, जो विकास मुझे शुद्ध हवा दे सकता है, जो विकास मेरी शुद्ध रोटी की जो विकास मुझे न्याय उचित समतामूलक तरीके से जीने की गारंटी दे सकता है, वो विकास तो हम चाहते हैं। उसी विकास के लिए तो हम लोग मैं कह रहा हूं कि मैं विकासवादी हूं इस तरह से, लेकिन जो मास्क लगाने के लिए मजबूर कर देता है हवा खराब करने के बाद, उसको मैं विकास नहीं मानता हूं। तो विकास की अवधारणा भी हमको नए सिरे से देखनी पड़ेगी। तीसरी बात, हम लोग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर तमाम जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लादे जा रहे परियोजनाओं के खिलाफ में हम लोग सब लड़ने वाले लोग हैं, लड़ रहे, ठीक है। तो चलती रहेगी। इन सारे मुद्दों को समाज के भीतर ले जाने की जरूरत है। यह है कि जो अफेक्टेड है वो पहले आ जाता, पहली कि जब बुलेट ट्रेन आ रही है तो बुलेट ट्रेन जिसके आंगन से जा रही है, जिसके घर को रोक कर जा रही है, रूप से पहले आ जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन इस देश की जरूरत है, ये सवाल करने वाले बाकी सारे जो फोर्सेस है वो करना पड़ेगा बाकी तमाम फोर्सेस को, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो
वो एक परियोजना के तक सीमित रह जाएगी, एक परियोजना तक सीमित रह के बातें आगे, ये मैं मानता हूँ। तो ये सारे व्यापक विचार हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखकर चले। कानूनी स्तर पर अपनी जगह पे लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी, कानून में जो बात में भी हम लोग लड़ते रहेंगे, वो अपनी जगह पे है। और एक बड़ी बात आज की चर्चा में जो मुझे लगी कि पर्यावरण के संदर्भ में या सामाजिक सोशल इम्पैक्ट के संदर्भ को भी हमले हुए जो कृषि कानून है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा, वो लिंक करके देखना पड़ेगा। इस बहाने से आई है, आने वाले दिनों में जो हरियाली बढ़ाने वाला या वाला जो किसान है उसको केंद्र में रखकर ही बात चलेगी। ये बात यहाँ पर धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा चर्चा। शशि जी, हम आपको एक तो इनविटेशन देते हैं कि आप आइए शाहजहांपुर में, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का आपका संघर्ष है उसको सलाम है, आप बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ आइए और अपना पूरा जो है जो भी टाइम दें, हम आपको यहाँ मिल जाएंगे और व्यवस्था भी होगी, जुड़ेंगे काफी लोग 100-200 के बीच में, क्योंकि ये लगभग इसी के आसपास से गुजर रहा है और राजस्थान का 66-67% एरिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो गुजरात वाले साथी, महाराष्ट्र वाले साथी जो भी आए हैं 5-10, तो हम यहाँ पे आपके किसी लेक्चर की या किसी प्रोग्राम की या वर्कशॉप की व्यवस्था करके इस बात को, जैसा अरविंद जी ने कहा कि हमें किसान आंदोलन के बीच में ले जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जब भी आप हमें कहेंगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। ठीक है। हाँ, लाल सिंह जी बताइए, कोई विशेष बात रह गई हो शशि जी से कोई, तो आप क्लियर कर लें। एक क्लियर करनी थी। हाँ जब बोलिए। EIA हो तो मिटिगेशन पार्ट एक होता है, तो मिटिगेशन प्लान में क्यों सम्मिलित नहीं होते हैं आप लोग? नहीं, हाँ नहीं, ये बहुत बड़ी मैं कह दूं गलत फहमी है कि आंदोलनकर्ता जो है वो एडमेंट पोजीशन ले लेते हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि जिन्होंने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को लेकर ये सवाल खड़े कर दिए थे कि भाई कहाँ आपका सोशल इम्पैक्ट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहाँ है। अब ये सवाल हम कब खड़े कर पाए? जब हम लोग प्रशासन बैठे तब। किसी भी आंदोलन में संवाद की जो गुंजाइश है वो कभी खत्म नहीं की जाती। जनता जन आंदोलन जो भी करते तो अपने स्तर पर हमेशा संवाद के दरवाजे खुले रखते। संवाद के दरवाजे हमेशा प्रशासन हुए हमने देखे, हमारा ये अनुभव है अब तक का। जैसे बुलेट ट्रेन हो, एक्सप्रेसवे हो या DMIC से रिलेटेड जो भी परियोजना है, इन सारे मामलों में जब जब भी नोटिस आया है, पब्लिक नोटिस आया है, EIA के बारे में होगा, SI के बारे में होगा, हम लोग वहां पर पार्टिसिपेट किए और पार्टिसिपेट करके वाजिब सवाल खड़े किए। एक बनने की जो प्रक्रिया है, आप जो सवाल करें ना मिटिगेशन की, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया में कभी भी हमारे जैसे लोगों को लिया नहीं जाता। उसका प्लान मांगा क्या आपने? जब ऑब्जेक्शन करने गए जब मांगा था क्या? सुनाई दिया क्या चीज? ऑब्जेक्ट किया आपने, ऑब्जेक्ट किया भाई ये प्लान कर रहे हो आप, तो आपने कभी मिटिगेशन प्लान मांगा कि भाई हमारी जो इम्पैक्शन था ये इम्पैक्ट पड़ कर रहे हो आप? बिल्कुल। तो ये सारी मिटिगेशन की सारी जो चीजें होती है में आती है, ठीक है। पहला राउंड, फर्स्ट राउंड जब आपका पब्लिक कंसल्टेशन होती है, उसमें जब हमको ये का रिपोर्ट भी नहीं दिया जाता है, SI का रिपोर्ट भी नहीं दिया जाता है, तो मिटिगेशन जैसे मिटिगेट क्या करोगे आप? जब आपके सामने EIA और SI की बात ही, ठीक है, फिर भी हम अपनी तरफ से सवाल खड़े करते रहते हैं कि भाई अपना जमीन आप ले रहे हो, 17.5 मीटर का विड्थ वाला आप बुलेट ट्रेन लेके जा रहे हो, आप एलिवेटेड ट्रैक, जमीन का क्या होगा जो आपकी EIA के रिपोर्ट में नहीं आता? ऐसे सारे तमाम सवाल हम तो उन सवालों का जवाब प्रशासन के स्तर पर नहीं मिलता। अगर कंटिन्यू रहेगा
हाँ? देखो ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, एक्ट में तो आगे की मेरी बात, लाल सिंह जी मेरी आगे की लाल सिंह जी, यदि ये नहीं होना तो फिर आंदोलन की जरूरत ही कहाँ। आप बड़ी थ्योरेटिकल बात ला रहे हैं बीच में, प्रैक्टिकल बात नहीं ला रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लड़ाई है। उससे जुड़ी बात मैं कहता हूँ। जैसे मेरे अनुभव, हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ कलेक्टर के यहाँ बुलेट ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे को लेकर हम सारे तमाम सवाल खड़े लेकर, ये आपके EISI को लेकर, ठीक है, हमको अधिकारी क्या बोलते हैं, कलेक्टर से लेकर नेशनल तमाम ऑफिसर्स, भाई साहब ये सब पॉलिसी लेवल के मामले हैं, इसके लिए आपको, तो हमने कहा ठीक है यार, गडकरी जी साहब मीटिंग अपॉइंट करा दो, हम उनसे कहेंगे। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हो तो फिर लोगों से बात करके क्या मतलब है, बात सीधी आ जाती। फिर हम कहते हैं कंपिटेंट जो है उनसे हम बात कराओ, तो आप उनसे बात कराते ही नहीं हो। Where does the buck stops? किसकी आखिरी में किसकी जिम्मेवारी है, ये कोई लेते ना। जब आंदोलन हम करते हैं, आंदोलन में अगर ऊंच नीच कुछ हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, तो होता है उसके जो भी क्रिमिनल केसेस वगैरह जो भी होते हैं, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं ना। और तो उसी तरह से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जब ऐसे प्रोजेक्ट के संदर्भ में, अभी हम लोग लिमिटेड चर्चा कर रहे हैं EISI कॉन्टेक्स्ट में, तो उसकी जब बात आती है वही तो उनके संबंधित कंपिटेंट आधारित अथॉरिटी जिम्मेवारी तो ले। ये क्या कैसे बना लिए अथॉरिटी, ये बाबू लोग देख लेंगे, बाबू लोगों के पास जाते हैं तो बाबू लोग बोलते कि नहीं लेवल का मामला है, वो देखेंगे। तो जिम्मेवारी लेने वाला कोई भी नहीं है। चलो ठीक है शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए और एक मार्गदर्शन के लिए, हमें एक जागृति देने के लिए। अब जयदयाल सिंह जी मान साहब, आप अपना धन्यवाद बरबर रखते हुए समाप्त करेंगे मीटिंग को। शशि जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बारे में। क्योंकि जैसे लैंड एक्विजिशन के बारे में तो 100 साल पुराना 2013 में नया बना है, तो इसमें एक बात कहूंगा, जोड़ूंगा मैं थोड़ी सी, बाकी सब ठीक है। रांची में हेवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन जो सरकारी निगम था, जो 1960 में स्थापित हुआ, साल तक सरकार ने इतनी जमीन ले ली कि आज तक खाली पड़ी है, लोगों ने इनक्रोचमेंट कर लिया वहां पे। वहां से किसानों की छीनी उन्होंने, आदिवासियों की, सभी की। अब वो झारखंड में आ गया है रांची का। इतना घाटा हो गया 2013 से, उन्होंने, सरकार ने भी उनको लोन दिया, कुछ जमीन बेची काफी, वो उन्होंने पट्टे पे दिए, उससे काम चला। यानी वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह तक पैसा नहीं बचा। जमीन जब भी अब भी खरीदते हैं आदमी, जितनी जरूरत हो उतनी जमीन नहीं लेते, ये बाद में उसको अपने उसका पर्पज चेंज कर देते हैं। जबकि ये नियम में साफ लिखा है कि जिस चीज के लिए सरकार जमीन ले उसी उपयोग में ले। कि आपको फैक्ट्री तो बनानी है, एक कोई कारखाना करना है, बनाना है, बना दिया आपने, उसने होटल खोल दिए और कुछ बना दिया। तो इस तरह से ये पुराने बेंगलुरु में क्या था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, पता नहीं उसमें भी उनको जाना पड़ा, जमीन भी हो गई उनका, ने वो गुजरात में जाना पड़ा। तो कई चीजें ऐसी हैं कि वो सरकार कागजों में कुछ करती का बड़ा अच्छा रहा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, तो अब मैं एक शशि जी का कमेंट आया है, वो बोलना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये सोशल ऑडिट का मॉडल भी, इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। ये उनका, आपसे बोल रहे थे कि जमीनें बहुत पड़ी है, तो जो खरीदी है क्यों किया, वो सोशल ऑडिट का भी हम मॉडल लाएंगे और करेंगे। आप सभी के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी कह रहे हैं कि वेदर द लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो वो उसके लिए भी है। तो शशि जी आप अपना 2 मिनट 1 मिनट बात रखना चाहें इनके काउंटर में, तो आप रख सकते हैं, ताकि हमें सबको भी ज्ञान भी हो जाए। नहीं, मैं थोड़ा सा बात रखते रखते भूल गया था। वो ये कि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन राज्यों में है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए पिछले 50-60 साल में बहुत सारी जमीन, तो हम 10 साल से महाराष्ट्र सरकार को हम लोग बोलते रहे हैं कि भाई आपने अधिकृत की है, वो जमीन उन उद्योगों के लिए आपने पूरी तरह से इस्तेमाल की है, और आपको
तब आप जाके नई जमीन के बारे में अगर बात करते तो हम कुछ मिटिगेशन वाली जो बात की तो उसकी कोई गुंजाइश बन सकती है। लेकिन ये सोशल ऑडिट हमारे सामने रखो, हमें पूरे देश भर में इंडस्ट्री के लिए जितनी भी जमीन आज तक एक्वायर की गई है वो कई गुना ज्यादा है। किसी भी नए खेत को एक्वायर करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंडस्ट्री। दावे के साथ कहना है, रास्ते और लीनियर प्रोजेक्ट्स अगर छोड़ दे तो चलो, मान साहब ने और आपने लास्ट में जो समअप किया, बहुत बड़ी बात है कि जमीनें हमारे पड़ी है और इसलिए हम विरोध करते हैं। आप सभी के आने का धन्यवाद। और इसी टाइप का टॉपिक इस बार का हम चाह रहे हैं, माइनिंग के अंदर जो आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, तो शशि जी आपको भी हम लिंक भेजने की कोशिश करेंगे। और आदिवासियों के मामले में जमीन लेने का कुछ अलग कंसेप्ट है, उनकी कुछ अलग और वो है, तो किस तरीके से सरकार है उनको दबा के कर रही है, अगले टॉपिक में हम करेंगे। एक उनके साथ हम एड ऑन करेंगे टॉपिक कि गांवों को ये स्वामित्व योजना के नाम से ड्रोन घुमा करके और इस तरीके की एक व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा। आप सभी के आने का धन्यवाद और मीटिंग को समाप्त यहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी वन। थैंक्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।